यूपी सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्री बाहर हो सकते हैं। नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है और यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में 8 पद पहले से ही खाली हैं। उन 8 पदों को भी शायद भरने की तैयारी और इसके अलावा फेरबदल करने की भी तैयारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया पर हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है और जो पुराने चेहरे हैं जिन्होंने निकाय चुनाव में कुछ खास नहीं किया अपने अपने क्षेत्र में, उन मंत्रियों को बाहर का रास्ता यानी कि मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो यूपी सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अगले महीने हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगले महीने जल्द हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार भीग रहे हैं, चाहे वो 2022 का इलेक्शन रहा हो या फिर निकाय चुनाव रहे हो, उस दौरान बेहतर प्रदर्शन कराने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी शामिल कर सकती है अपनी कैबिनेट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस खराब हुई है, मतलब सीधे तौर पर वो मंत्री जो कि अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उनकी तरफ से उस तरीके से चीजों को नहीं किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म कर पाती, तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। हालांकि नए चेहरों के शामिल होने की कवायद लगातार चल रही है। कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं न कहीं अंदर खाने चल रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी साथ में ले सकती है, जिसमें से एक नाम ओम प्रकाश राजभर का भी है, जो कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और 6 विधायक भी उनके इस समय हैं। हालांकि वो पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो गए थे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले अपने साथ में ले सकती है, क्योंकि 2017 और 2019 के इलेक्शन में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ऐसे में 8 पद क्योंकि पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली है, क्योंकि कुल उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के पद 60 हैं, जिसमें से 52 ही मंत्री अभी तक बने हैं। तो सीधे तौर पर 8 पद वैसे भी खाली हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कई ऐसे चेहरों को यूपी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है जो 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को बेहतर परफॉर्म करा सके। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। यूपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 में टॉप किया है और टॉप 4 में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियां रही है। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है इशिता किशोर और बरेली की स्मृति मिश्रा की 4थी रैंक आई है। सीओ राजकुमार मिश्रा की बेटी है स्मृति मिश्रा और स्मृति मिश्रा के आईएएस बनने पर परिवार में खुशी की लहर है। स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा बरेली में हैं सीओ और सीएम योगी ने यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी है। विश्वास है कि आप नेशन फर्स्ट की भावना से काम करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। देखिए, यूपीएससी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश का डंका बजा है यूपीएससी में। सीएम योगी ने यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी है और ये भी कहा है कि विश्वास है कि आप नेशन फर्स्ट की भावना से काम करेंगे और जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान भी देंगे। तो यूपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। महत्वपूर्ण ये है कि इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 में टॉप किया है और टॉप 4 में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियां हैं, जो कि अपने आप में गर्व का विषय है। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है इशिता किशोर और इसी के साथ साथ बरेली की स्मृति मिश्रा की 4थी रैंक आई है सामने। यूपीएससी में लिस्ट जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति मिश्रा ने टॉप किया है। इसके अलावा टॉप 4 में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियां हैं। इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 में टॉप किया है।
फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको बता दें, गंगा में स्नान करने गए 4 बच्चे डूब गए। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है, एक बच्चे को बचाया गया है। गर्मी के चलते गंगा स्नान करने गए थे बच्चे। स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया है, 3 की मौत हो गई है। सभी मृतक बच्चे शेखपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। कमालगंज क्षेत्र के भोजपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे फर्रुखाबाद से, जहां पर गर्मी से निजात पाने के लिए 4 बच्चे गंगा किनारे नहाने गए थे और ऐसे में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। सभी मृतक बच्चे शेखपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। अमित हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता फर्रुखाबाद से। अमित, कैसे इन बच्चों की मौत हो जाती है और इसी के साथ साथ क्या इनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था या फिर इन बच्चों को कैसे नहर में जाने दिया गया? देखिए, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है फर्रुखाबाद के कमालगंज के शेखपुर गांव का मामला है। यहाँ पर 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। ये अपने घर से जो करीब 3 किलोमीटर दूरी पे गंगा स्थित है, वहां पर भोजपुर में गंगा स्नान करने गए थे। वहीं जो है गहराई अधिक होने के कारण जो है 3 बच्चे जो थे गंगा में डूब के, पास में जो बच्चा था वो भी गंगा में पहुंच गया। वहीं आनंद चीख पुकार मच गई। वहां पर एक खड़े युवक ने एक बच्चे को निकाल लिया। वहीं 3 बच्चों को बड़ा गोताखोरों की मदद से निकाला गया है। उसके बाद तीनों बच्चों को जो है डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब तक वक्त पर बिजली बिल न जमा करने पर उपभोक्ताओं पर जुर्माने की खबरें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने जुर्माना दिया हो ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन भैया, ये बाबा का यूपी है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं की तमाम समस्याओं का एक झटके में समाधान करने वाला है। क्या है ये फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं चलेगी बिजली विभाग की मनमानी, नहीं होगा आपके बिजली बिल में खेल। ट्रांसफार्मर जला तो होगा समाधान। बिजली घरों के चक्कर काटने के दिन लद गए। यूपी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े राहत के दरवाजे खोल दिए हैं। अब तक बिजली से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए बिजली उपभोक्ता बिजली घरों के चक्कर काटते थे, मगर यकीन मानिए, नए फैसले के बाद उपभोक्ता नहीं बल्कि बिजली कर्मचारी आपके घरों के चक्कर काटेंगे अगर उन्होंने अपने काम में लापरवाही की तो। यूपी विद्युत नियामक आयोग के नए नियम के मुताबिक अब बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा। इसकी शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से कर दी गई है। मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉर्पोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर किसी उपभोक्ता ने कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत कर दी और तय समय में समाधान नहीं हुआ तो उपभोक्ताओं को 1912 नंबर पर दावा भी करना होगा। उपभोक्ताओं की सामान्य समस्याएं बिजली का कनेक्शन और बिजली बिल का गलत आकलन होता है। ज्यादा वक्त नहीं हुए जब सीतापुर में एक ठेले वाले का बिल 1.25 करोड़ आ गया था, जिसके बाद पूरे गांव में मजमा लग गया। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए ही ये सुविधा खास तौर से दी गई है, ताकि मनमानी बिलिंग और दूसरी दिक्कतों को खत्म किया जा सके। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप बिजली विभाग के बकायेदार हैं तो ये सुविधा आपके लिए नहीं है। अब आइए जरा ये भी समझ लेते हैं कि किस सर्विस पर कितना मुआवजा तय किया गया है। अंडरग्राउंड केबल ब्रेकडाउन पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा तय किया गया है। निर्माण के चलते लो वोल्टेज समस्या पर 250 रुपए प्रतिदिन। नए कनेक्शन में देरी के लिए 50 रुपए प्रतिदिन। मीटर रीडिंग के मामले में 200 रुपए प्रतिदिन, डिफेक्टिव मीटर के मामले में 50 रुपए प्रतिदिन। बिलिंग शिकायत भार में कमी पर 50 रुपए, श्रेणी परिवर्तन में 50 रुपए, ट्रांसफार्मर फेल होने पर 150 रुपए, अस्थायी कनेक्शन पर 100 रुपए। कॉल सेंटर द्वारा रिस्पांस नहीं देने पर 50 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। वैसे बिजली की समस्या पर मुआवजे का प्रावधान इससे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार भी कर चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कैटेगराइज करके बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है।
जाहिर है इससे न केवल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है, बल्कि बिजली वितरण में लगी कंपनियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मथुरा से अगली बड़ी खबर, आश्रम में साधु की हत्या से मचा हड़कंप। हाथ पैर बांध करके साधु की हत्या को अंजाम दिया गया है। घटना की जांच में पुलिस और फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोसी कला के नंदगांव रोड के पास बने आश्रम में हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कान्हा की नगरी में साधु का दुश्मन आखिरकार कौन है? पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मथुरा से बड़ी खबर, आश्रम में साधु की हत्या से मचा हड़कंप। हाथ पैर बांधकर साधु की हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यह बड़ी खबर है क्योंकि एक साधु की हाथ पैर बांध करके हत्या कर दी गई है। आखिरकार साधु की हाथ पैर बांध करके हत्या करने वाला कौन हो सकता है? क्या कोई आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है या फिर किसी शरारती तत्व ने ये किया है? गगन पंडित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। गगन, आखिरकार कुछ पता लग पाया कि कैसे साधु की हत्या हुई? क्या वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आ रही है कुछ? जी, आपको बता दूं कि ये घटना जो है थाना कुचला क्षेत्र की है। नंदगांव के पास गांव पड़ता है, गांव जाओ तो में साधु बना हुआ है। आश्रम में महन बाबा है, साधु अकेले रहते थे। अकेले रहने का कल सुबह को एक कोई बंदा वहां से रुके देने पहुंचा, खाना देने के लिए पहुंचा था तो पता लगा गेट नहीं खुल रहा है। गेट न खुलने पर पुलिस ने देखा कि जो साधु के हाथ पैर बंधे हुए हैं उसके मौके पर डेथ हो चुकी है। उसके चलते जो है एसएसपी तरस पांडे और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुटे। आपको बताते हैं कि एसएसपी तरस पांडे ने 2 से 3 टीम गठित की है। जो जिस तरीके की घटना सामने आई है आपको अनावरण करने की लगातार पुलिस अभी तक जांच कर रही है कि घटना कैसे हुई है और लगातार पुलिस की टीम जो है वो उस पर सर्च कर रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर अमेठी में महाभंडारे का आयोजन कराया। संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में महाभंडारे का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव विजय गुप्ता और जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने प्रसाद वितरण कर महाभंडारे का शुभारंभ किया। भंडारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं व हनुमान भक्तों का भीड़ भी यहां पर देखी गई। बड़े मंगल पर हनुमान जी के उस पर आदरणीय दीदी स्मृति जी के द्वारा पूरी लोकसभा में के हर विधानसभा में महाभंडारे का आयोजन है, जिसमें सभी श्रद्धालु प्रसाद पा रहे हैं। आप देख रहे हैं गौरीगंज में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ सांसद दीदी स्मृति जी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता जी ने स्वयं यहाँ पर रह करके किया है। सभी कार्यकर्ता भी उसमें उपस्थित हैं। यह एक धार्मिक आयोजन है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाल में संपन्न कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को कैडर के आधार पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की हिदायत दी है। साथ ही आगामी राज्य में होने वाले चुनावों की तैयारियों के लिए पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान बसपा प्रमुख ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि हर राज्य में पार्टी की तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि चुनाव में माहौल चाहे किसी भी पार्टी के पक्ष में हो, मगर बसपा की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।